हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। पेपर 5 पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं 91 टू 180 क्वेश्चन। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड। मॉइस्चर कंटेंट के साथ बल्किंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ये डायग्राम है बल्किंग। सबसे ज्यादा जो बल्किंग होता है वो फाइन सैंड में देखने को मिलता है। बल्किंग में क्या होता है कि वाटर सैंड के ऊपर एक फिल्म बनाता है जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है मॉइस्चर कंटेंट के बढ़ने की वजह से। लेकिन जैसे जैसे हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएंगे तो इनिशियली जो इंक्रीज होता है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट के बाद फिर से वो कोहेजन जो है उसकी जो फिल्म है वो ब्रेक होने की वजह से वॉल्यूम घटने लगता है। और मैक्सिमम बल्किंग जनरली 4 to 5% पे देखा जाता है ऑफ द वाटर कंटेंट। 30% तक मैक्सिमम वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये है बल्किंग। अब क्या बोला है इसमें कि इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट बल्किंग ऑफ सैंड फर्स्ट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू देन डिक्रीजेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स होना चाहिए यहाँ पे, स्टोन्स इज यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग। देखिए ग्रेनाइट जो होता है वो पियर के लिए, जहां भी हैवी लोड आने वाला है उसके लिए हम यूज करते हैं। स्लेट जनरली हम फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं। डायमंड का यूज आप सभी जानते ही हो। तो बच गया बसाल्ट। बसाल्ट का यूज हम डेकोरेटिव पर्पज के लिए करते हैं, बसाल्ट का, ट्रैप का। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ कार्बन इन स्टील रिजल्ट्स क्या देता है? तो डक्टिलिटी नहीं, डक्टिलिटी फॉल होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। मोर्टार यूजुअली यूज्ड इन मेसनरी वर्क। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ अगेन। मेसनरी के लिए कितना है इसमें? सीमेंट 1 और सैंड 4 से 5, तो 1:4 to 1:5। प्लास्टरिंग के लिए भी है 1:4, इंटीरियर के लिए 5 to 6, एक्सटीरियर। पॉइंटिंग वर्क के लिए 1:3, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको चार्ट दिखाया है। अब मेसनरी के लिए क्या हमें याद रखना है? 4 to 5, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 to 5 दिखेगा नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो हम जनरली इसको सेलेक्ट करते हैं। सैंड इन मोर्टार इज यूज्ड फॉर। सैंड जो है मोर्टार में क्या काम करता है? तो ये सारे काम करता है। पहला वॉल्यूम को बढ़ाता है, श्रिंकेज को कम करता है, और क्रैक जो है आफ्टर ड्राइंग उसको भी रिड्यूस करता है। बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड ये किसके लिए है? ओवरले डिजाइन के लिए। हम जानते हैं तो फ्लेक्सिबल ओवर फ्लेक्सिबल, पहले से जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसके ऊपर अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट दोबारा से बनाना है तो उसके लिए हम बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन टेस्ट मेथड से हम डिजाइन करते हैं। तो फ्लेक्सिबल ओवर फ्लेक्सिबल, तो 96 का हो गया डी। फ्लेक्सिबल ओवर, सॉरी बी, फ्लेक्सिबल ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीकल्स आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 kmph। स्पीड गिवन है 16 kmph ऑन अ रोड हैविंग सर्कुलर हॉरिजॉन्टल कर्व। रेडियस दिया हुआ 120 मीटर। कह रहा है कि लेटरल फ्रिक्शन आपको 0.15 कंसीडर करना है। डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, E plus F इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127R। यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो E आपको फाइंड करना है, F गिवन है 0.15, V गिवन है 60, 60 का स्क्वायर, 127 इंटू R गिवन है 120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.07। अब चूंकि अर्बन रोड के लिए मैक्सिमम अलाउबल वैल्यू है 7% की, तो 7% से ज्यादा है नहीं, है 7% ही आया है, तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं हुआ है कि कौन से रोड है, अर्बन रोड है, हिली रोड है, क्या है। ठीक है, अर्बन रोड के 7%, हिली रोड के लिए 10%, सॉरी प्लेन टेरन के लिए 7%, अर्बन के लिए 4% और हिली टेरन के लिए 10%। तो यहाँ पे रोड कैटेगरी डिफाइन नहीं किया इसलिए ये हम अडॉप्ट कर लेंगे वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोस्कोप किसके लिए यूज करते हैं? स्पॉट स्टडी के लिए। टाइप ऑफ द डोर कॉमनली यूज फॉर गैरेज एंड डोर। गोडाउन, गोडाउन और गैरेज के लिए कौन सा यूज करते हैं? शटर डोर, रोलिंग शटर डोर। सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, ये सब क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। ऑपरेशन ऑफ रेकिंग आउट ऑफ मेसनरी जॉइंट ऑफ अबाउट 13 mm डेप्थ एंड देन फिलिंग them up with reach 1:3 cement mortar is called। इसको क्या कहते हैं? पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग क्यों किया जाता है ब्रिक मैसनरी में? ताकि वेदर रेजिस्टेंट बढ़े इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Two vehicles are approaching on each other from opposite direction at a speed of 25 मीटर per second on a lane. Assuming same lane में two side से vehicle move कर रहे हैं, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है. Assuming perception reaction time 2.5 seconds, coefficient of longitudinal friction 0.5, brake efficiency 50%, coefficient of gravitational acceleration 10. तो कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड कोलिजन. तो यहाँ पे SSD हमें फाइंड करना है. फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, VT प्लस V स्क्वायर बाई 2GF. क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. V की वैल्यू हमें पता है, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 25, रिएक्शन टाइम डिवाइड 2.5 प्लस 25 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. G की वैल्यू है 10 और F की वैल्यू गिवन है 0.5. और यहाँ पे ब्रेक एफिशिएंसी भी है, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा SSD का. लेकिन आपको क्या एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पे जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 187.5 और वो भी एक ऑप्शन है. तो ये SSD है सिर्फ एक व्हीकल के लिए. और सेम लेन पे अगर दो साइड से व्हीकल आ रहा है तो SSD 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 375 मीटर. तो इसमें आपको SSD ये वाला टिक नहीं करना है, ये टिक करना था, क्योंकि सेम लेन है, सिंगल लेन है और टू वे ट्रैफिक है. तो SSD दोनों मिला के 2 टाइम्स हो जाएगा. तो 375 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स ऑन अ टू लेन टू वे ट्रैफिक. टू लेन टू वे ट्रैफिक है तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या होगा, एक बार मैं आपको सभी दिखा देता हूँ. इसका आंसर वैसे 24 होगा. ठीक है, 103 का 24, बट बाकी सबके लिए कैसे फाइंड करना है अभी याद कर लीजिए इसको. अभी का करंट सिनेरियो क्या है, नंबर ऑफ लेन्स 2 लेन है दोनों रोड पे और टू वे ट्रैफिक है, तो 24 कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट होगा. तो नंबर ऑफ लेन्स और नंबर ऑफ वेज के आधार पे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कितने होंगे. ये टेबल आप याद कर लो. तो ये हो गया 24. Which of the following test is preferred perform the quality of bitumen. सारे टेस्ट होते हैं. पेनिट्रेशन टेस्ट हम ग्रेडिंग फाइंड करते हैं, फ्लैश एंड फायर पॉइंट से हम फ्लैश और फायर पॉइंट टेस्ट फाइंड करते हैं, लॉस ऑन हीटिंग से हीट पे कितना लॉस हो रहा है मास का वो फाइंड करते हैं. सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है. तो देखिए मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ कर्व, वाइडनिंग एट कर्व के लिए क्या फॉर्मूला होता है, NL स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस V बाई 9.5R. पहला वाला जो टर्म है ये मैकेनिकल वाइडनिंग है और दूसरा वाला जो टर्म है वो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है. ये साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के लिए और ये मैकेनिकल वाइडनिंग के लिए. अब इसमें पूछा किसके कोरिलेशन है. N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ लेन्स. L क्या है, बेस स्पेसिंग, दो व्हील्स के बीच में बेस की स्पेसिंग. R रेडियस है, V वेलोसिटी है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन सही मिलेगा. ठीक है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है वो पूछा है. द पर्पस ऑफ कोलिजन डायग्राम. कोलिजन डायग्राम क्यों प्रिपेयर करते हैं कि स्टडी पैटर्न को समझ सके और ताकि आगे होने वाले एक्सीडेंट को हम कम से कम कर सके. टाई बार इन कॉन्क्रीट पेवमेंट आर प्रोवाइडेड एट. टाई बार कहाँ पे प्रोवाइड किया था, एक बार डायग्राम देखते हैं. देखिए ये है रिजिड पेवमेंट का डायग्राम. ये रोड का क्रॉस सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है और ये ट्रांसवर्स जॉइंट लिखा भी हुआ है यहाँ पे. टाई बार का लोकेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के परपेंडिकुलर. तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट मतलब हाफ स्लैब इधर का, हाफ स्लैब इधर का, इसको इसके बीच में जॉइंट होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट. और इन दोनों को फॉर्मली टाई करके रखने के लिए टाई बार यूज होता है. ठीक है, तो किसके पास यूज हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के पास. मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन 75/R. और ग्रेड कंपनसेशन कैसे निकालते हैं, 30 + R/R. 30 + R/R से फाइंड करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क्ड. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कब पार्क्ड होगा, जब 90 डिग्री पार्किंग हो. और अगर पूछिए कि बेस्ट पार्किंग कौन सी है, लेकिन 90 डिग्री में क्या दिक्कत आती है कि एक्सीडेंट को कॉज करता है, कंजेशन को कॉज करता है. इसीलिए ये सबसे बेस्ट नहीं होता. बेस्ट अगर बात करें तो 45 होता है, लेकिन मैक्सिमम पार्किंग की बात करें तो 90 डिग्री.
द वैल्यू ऑफ रोलिंग ग्रेडियंट एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट इन प्लेन टेरन एज पर IRC गाइडलाइंस। ये इंपॉर्टेंट है प्लेन टेरन के लिए। देखिए प्लेन टेरन के लिए 1/30 एंड ये हो गया रोलिंग और ये हो गया लिमिटिंग, और हम बात कर रहे हैं पहले प्लेन की। तो 1/30 और लिमिटिंग हो गया 1/20। हिली के लिए 1/20 और 1/16.7 और स्टीप टेरन के लिए 16.7 और 14.3। प्लेन कब बोलते हैं? जिसका स्लोप 10% से कम हो, 10% तक हो। 10 to 25 रोलिंग टेरन, 25 to 60 हिली टेरन एंड मोर देन 60 स्टीप टेरन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है? प्लेन टेरन के लिए। तो क्या आएगा? रोलिंग 30 1/30 और लिमिटिंग 1/20। 1/30 एंड 1/20 का ऑप्शन है डी। मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC। मिनिमम लेंथ कितना है? 3 टाइम्स ऑफ द OSD एंड डिजायरेबल कितना है? 5 टाइम्स ऑफ द OSD। डिजायरेबल 5 टाइम्स है और मिनिमम 3 टाइम्स। ट्रैफिक डेंसिटी किसको बोलते हैं? 1 किलोमीटर पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ व्हीकल है उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो ऑप्शन हो जाएगा 112 का सी, नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लेन एट अ गिवन इंस्टेंस। अगर हम एक पिक्चर क्लिक करें जिसमें 1 यूनिट लेंथ 1 मीटर या 1 किलोमीटर, जनरली ये 1 किलोमीटर लेते हैं, 1 किलोमीटर का हम अगर पिक्चर क्लिक करें और उस पिक्चर में आपको जितने व्हीकल दिखेगा वो डेंसिटी कहलाता है। डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस आर प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। आप सभी में देखोगे वेलोसिटी आता है, तो ये वेलोसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है इनमें। वेलोसिटी नहीं स्पीड का, वेलोसिटी तो वेक्टर हो जाएगा। इन द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ एन एज ऑफ अ कैरिज वे, कह रहे कि डिफरेंस इन एलिवेशन, जो कैरिज वे का एज है 9 मीटर वाइड है एंड इट्स क्राउन इज 15 सेंटीमीटर। मतलब एज और क्राउन के बीच में कितना डिफरेंस पाया गया है? 15 सेंटीमीटर का। और विड्थ कितना है? 9 मीटर का। तो कह रहा है कि कैम्बर का रेट क्या है? दोनों को एक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 9 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 900 हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 15 डिवाइड बाई 900, और इसको कन्वर्ट करना है हमें RF में, तो 15 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/60। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम व्हीकुलर फ्लो बियॉन्ड विच रोटरी में नॉट फंक्शन। तो एज पर IRC मिनिमम वैल्यू है 500 और मैक्सिमम वैल्यू है 3000, बट यहाँ पे 3000 कोई ऑप्शन नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा सी, 5000 व्हीकल पर आवर। मैक्सिमम डिफिशियंसी इन सुपर एलिवेशन इन ब्रॉड गेज ट्रैक दैट इज परमिटेड। तो डिफिशियंसी इन सुपर एलिवेशन कितना मैक्सिमम है? ब्रॉड गेज में 75 mm है। मैं सभी के लिए आपको बता देता हूँ एक बार। ब्रॉड गेज में 75 mm, मीटर गेज में 51 mm और नैरो गेज में 38 mm। ठीक है। शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन रेलवे। हाईवे के लिए तो हमने पढ़ा था स्पाइरल शेप होता है, ये हो गया हाईवे के लिए, और क्यूबिक पैराबोला होता है रेलवे के लिए। The radius of relative stiffness used in the design of cement concrete pavement does not depends on, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो फॉर्मूला एक बार पहले देखते हैं, फॉर्मूले से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस सेंटीमीटर में, L इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? EH³ डिवाइड बाई 12, 1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू K और पूरे का पावर 1/4। अब इसमें देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया, थिकनेस आ गया, म्यू पॉइजन रेशियो आ गया, और रिलेटिव मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन K आ गया। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, पॉइजन रेशियो है, व्हील लोड का कोई फैक्टर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। व्हाट शुड बी द शेप ऑफ स्टॉप साइन।
स्टॉप साइन का शेप क्या होता है, हम जब सभी जानते हैं ऑक्टागोनल शेप होता है, ऑक्टागोनल शेप होता है। और मार्किंग क्या होता है, व्हाइट बॉर्डर रेड बैकग्राउंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक सर्वे डेटा इज प्लॉटेड बाय मींस ऑफ डिजायर लाइन। डिजायर लाइन क्या करता है, कहाँ पे न्यू रोड की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको फाइंड करने के लिए हम डिजायर लाइन्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये OND स्टडी के अंदर आता है। और विड्थ ऑफ डिजायर लाइन क्या शो करता है, नंबर ऑफ ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विच एंगल, स्विच एंगल ऑन अ रेलवे ट्रैक डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्विच एंगल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हिल डाइवर्जेंस पे भी और लेंथ ऑफ टंग रेल पे भी। तो आंसर हो जाएगा ए। कर्व लीड CL फॉर 1 in 8.5 टर्न आउट टेकिंग ऑफ फ्रॉम अ स्ट्रेट ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की विड्थ दी हुई है, वुड भी। अब यहाँ पे कर्व लीड फाइंड करना है। तो कर्व लीड अगर फाइंड करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है 2GL, ठीक है। 2 इंटू जी की वैल्यू पता है 1.676 और n कितना है 8.5। तो आंसर आ जाएगा 28.49। कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ रेल एज 13 मीटर, स्लीपर डेंसिटी गिवन है। तो एक रेल लेंथ में कितना आ गया, 13 प्लस 5 18। एक रेल लेंथ में 18 स्लीपर आएंगे और टोटल कितना है 9 1 10। तो 9 1 10 में कितने नंबर ऑफ रेल्स आएंगे वो देख लो, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमें कितने 18। तो आंसर आ जाएगा बी 2260। नेक्स्ट देखते हैं। A section on broad gauge railway track has 4 degree horizontal curve. डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ है, ग्रेडियंट गिवन है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेडियंट एंड कर्वेचर, दोनों अलग अलग से फाइंड करके ऐड कर देना है। देखिए पहले तो हम ग्रेडियंट की वजह से देखते हैं। ग्रेडियंट की वजह से जो ट्रैक्शन होता है वो कितना होता है, RG इज इक्वल टू W tan थीटा, ठीक है। और रेडियंस ड्यू टू कर्वेचर वो कितना होता है 0.0004 W डिग्री, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला W इंटू डिग्री। अब पहले तो हम RG फाइंड कर लेंगे ग्रेडियंट की वजह से। तो W को हम अननोन रहने देते हैं, W को हम वेट रहने देते हैं। tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू डालनी है। तो tan थीटा की वैल्यू कितना है हमें पता है, 1 इंटू 200 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/200 हो जाएगा। तो W/200 हो गया। मतलब अगर इसको फाइंड करेंगे तो 0.005 W आ जाएगा RG, ठीक है। RG आ गया। सिमिलरली RC फाइंड कर लीजिए 0.004 इंटू W इंटू टी। डिग्री की वैल्यू हमें सिर्फ 4 डालना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.0016 W। दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा हमें 0.0066 W। परसेंटेज के फॉर्म में कितना हो जाएगा 0.66 W। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेलवे अ ट्रायंगल फॉर्मेशन ऑफ ट्रैक इज मेनली प्रोवाइडेड फॉर। ट्रायंगल किसके लिए होता है, इंजन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, आगे से पीछे घुमाने के लिए। आंसर हो गया सी। बियरिंग प्लेट्स आर यूज्ड टू फिक्स। बियरिंग प्लेट का काम क्या है, बियरिंग प्लेट का काम होता है फ्लैट फुटेड रेल्स को कनेक्ट करने के लिए वुडन स्लीपर से। ऑन अ रेलवे ट्रैक पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर यूज्ड टू चेंज। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होते हैं, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ट्रैक यहाँ जा रहा था और यहाँ से इधर जाना है, तो इसको इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। वेंडी हम इस चीज का यूज करते हैं, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। नेक्स्ट है रूलिंग ग्रेडियंट ऑन अ मोटार गेज ट्रैक। अब ये मोटार नहीं है, मीटर गेज होना चाहिए यहाँ पे। मीटर गेज ट्रैक इज 1 in 200 इफ द ट्रैक इज लेड विद 5 डिग्री कर्व। कर्व दिया 5 डिग्री का है, देन द अलाउबल रूलिंग ग्रेडियंट ऑन द कर्व वुड बी। अलाउबल कितना होगा, तो देखिए अगेन ये भी वैसा ही है। तो सबसे पहले हमें देखना है ग्रेड कंपनसेशन 5 डिग्री के लिए कितना होगा। तो ग्रेड कंपनसेशन अगर हम फाइंड करेंगे तो 0.04 इंटू 5 डिग्री के लिए ये हो जाएगा 0.2। और रूलिंग ग्रेडियंट कितना है हमारे पास 1 in 200 है, इंटू 100 मतलब परसेंटेज के फॉर्म में कितना है 0.5।
5%। तो अलाउबल ग्रेड कितना हो जाएगा 0.5 माइनस ग्रेड कंपनसेशन 0.5 माइनस 0.2, और इसको हम अगर ग्रेडियंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/333.33 आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल इन रेलवे ट्रैक, इसको क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। आंसर हो गया 129 का सी। At stations where the space is limited, the direction of a locomotive is changed. कैसे चेंज होता है, टर्न टेबल से, जो कि पूरा टेबल घूमता है, और ये पहले के टाइम होता था, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। फिश बोल्ट्स यूज्ड ऑन रेलवे ट्रैक आर मेड ऑफ, किससे बनता है, हाई कार्बन स्टील से, और पर फिश प्लेट में कितने यूज होते हैं, 4। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये होता है टंगरेल, ये होता है स्विच एंगल, ये होता है टंगरेल, ये होता है हिल डाइवर्जेंस, हमने पीछे डिस्कस किया था, आपको याद हो। लेकिन ये है फिश प्लेट, और फिश प्लेट में कितने होते हैं, 2 एक साइड में, 2 एक रेल में, और 2 दूसरे रेल में होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने होते हैं, 4, जो कि 132 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑन अ मीटर गेज रेलवे ट्रैक इज लिमिटेड टू। मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर कितना लिमिटेड है, ये हमें देखना है। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर लिमिटेड है 16 डिग्री। ठीक है, 16 डिग्री मीटर गेज के लिए पूछा है, तो 16 डिग्री, ब्रॉड गेज के लिए 10 डिग्री है, और नैरो गेज के लिए 40। ये हो गया नैरो गेज के लिए। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट वेयर लेफ्ट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेस द राइट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक एंड वाइस वर्सा एट अ स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल है तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल क्रॉसेस, लार्ज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसेस, 90 डिग्री पे है तो डायमंड क्रॉस। द मेन फंक्शन ऑफ स्लीपर यूज्ड इन रेलवे ट्रैक क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव, सपोर्ट भी करता है, होल्ड भी करता है, करेक्ट मतलब सेम डिस्टेंस पे, और लोड को फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, ब्लास्ट। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट नून इन द साउदर्न हेमिस्फीयर 167 डिग्री है। होना कितना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 12 बजे 180 डिग्री होना चाहिए था, 167 डिग्री आ रहा है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किस तरफ को है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग, मतलब नीचे है। तो देखो साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे है, तो होना चाहिए था 180, लेकिन आ रहा है 167, मतलब यहाँ से जो एंगल मेजर कर रहे हैं हम, होना चाहिए तो यहाँ पे, लेकिन ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लाइन जा रही है ऐसे, एक्चुअल लाइन जा रही है ऐसे, और होना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट। तो कह रहा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये हो गया 13 डिग्री ईस्टवर्ड, 13 डिग्री ईस्टवर्ड। ये हम अगर मेजर करेंगे तो ये 13 डिग्री आएगा, 180 माइनस 167, और किधर की तरफ है, ईस्टवर्ड की तरफ। नेक्स्ट, इफ डेल इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एट द कर्व T1 एंड T2, मतलब ये कर्व का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। डिफ्लेक्शन एंगल अगर डेल है तो लॉन्ग कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा, आप लोगों ने अगर डबल थियोडोलाइट मेथड पढ़ा हो कर्व का तो आपको पता होगा पहले से, और टेक्योमेट्रिक मेथड में भी आता है कर्व सेटिंग मेथड में। ये कर्व है, टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये डिफ्लेक्शन एंगल डेल है, इसके सेंटर पे जो एंगल होगा ये भी डेल के बराबर होगा, और ये है लॉन्ग कॉर्ड, और ये एंगल किसके बराबर होता है, डेल बाई 2 के बराबर, ये एंगल भी डेल बाई 2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोनिंग ऑफ व्हील, कोनिंग कितना होता है, 1/20। कोनिंग क्या होता है, जो व्हील बनाया जाता है वो जनरली व्हील इस तरह से बनाया जाता है, इसके सारे ही पर्पस होते हैं, ये इस पर्पस व्हील जो है कोनिंग, ये सब कुछ फुलफिल करता है। नेक्स्ट है, इन अ परमानेंट वे ऑफ रेलवे ट्रैक द फंक्शन ऑफ ब्लास्ट लेयर इज, फंक्शन ऑफ ब्लास्ट लेयर क्या है, तो फंक्शन ऑफ ब्लास्ट लेयर है ट्रांसफर भी करता है स्लीपर को, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है, और ड्रेनेज भी प्रोवाइड करता है। ऑल ऑफ द हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस थ्रू विच द टो ऑफ द टंग रेल मूव साइडवेज, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रो ऑफ द स्विच कहते हैं। नेक्स्ट है 140, a chain was used to measure distance of 150 meter,
designated length of chain was 30 meter. On testing, the length of chain was found 30.01 meter long. The actual length measured is, क्या होता है, incorrect length upon correct length multiply by measured length. फाइंड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 141 का 150.0 का, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट का आरएल गिवन है, राइज गिवन है, सिग्मा राइज गिवन है और सिग्मा फॉल पूछ रहा है। तो हम टेस्ट जानते हैं कि राइज माइनस फॉल, सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। बस सबकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। एक ही अननोन है, ये वाला अननोन है, तो यहाँ से आपको और क्या कह रहा है, हाँ बस यही इसमें करना और कुछ भी नहीं करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 41.5 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, ड्यू टू सैग इन टेप यूज टू मेजर डिस्टेंस, करेक्शन विल बी। सैग करेक्शन किसके बराबर होता है, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 24 टी स्क्वायर। करेक्शन का जब भी क्वेश्चन आए ऑलवेज नेगेटिव वाले की चांस 99.99% होता है। ऑलवेज नेगेटिव पे टिक करके आ जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करेक्शंस ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। कुछ ही ऐसे करेक्शन है जो पॉजिटिव होते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर क्लोज ट्रेवर्स, एन नंबर है तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है जिसमें वैल्यू दिया हुआ है, क्या होता है 2n-4 इंटू 90, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू में 720 आप पुट करो और n की वैल्यू फाइंड कर लो, बस हो गया। 144 का आ जाएगा, फिर d नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा 6। और अगर एक्सटीरियर होता तो यहाँ पे 2n+4 हो जाता। अगर एक्सटीरियर होता तो 2n+4 इंटू 90, इंटीरियर है तो माइनस, अदरवाइज प्लस। आरएल ऑफ पॉइंट ए इज 100 मीटर, कह रहा है आरएल ऑफ पॉइंट ए है वो 100 मीटर है। बैक साइड लिया गया तो रीडिंग आया 2.5, फोर साइड लिया गया तो रीडिंग आया 2.2। लेकिन कहाँ पे फोर साइड लिया गया, सीलिंग ऑफ द रूफ। ये कुछ इस तरीके से, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई बेंचमार्क है, यहाँ पे रीडिंग लिया बैक साइड से, तो रीडिंग आया 2.5 और यहाँ से एक रीडिंग लिया जो कि यहाँ पे स्लैब की सीलिंग से आया है, ये आया 2.2। और पॉइंट बी आपका ये सीलिंग है और ये पॉइंट ए है। तो कह रहा है इस बी का बताओ, तो बी का कैसे होगा, इसका आरएल दिया हुआ है 100, तो 100 प्लस 2.5 से हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे इंस्ट्रूमेंट के एक्सिस तक, और इसमें अगर 2.2 ऐड करेंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे बी पॉइंट के आरएल पे। तो आंसर आ जाएगा 104.7, मतलब आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ ट्रायंगुलेशन नेटवर्क एटलीस्ट वन लाइन नीड्स टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली, हम क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर लाइन मैप विद वैल्यू चेंजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर टुवर्ड्स इनसाइड। अंदर की तरफ हायर है मतलब हिल है, अंदर की तरफ अगर लोअर होता तो डिप्रेशन होता। इन ट्रायंगुलेशन स्टेशन विच इज लोकेटेड क्लोज टू मेन स्टेशन as it could not be located or set up instrument over it is due to the obstruction is known as, इसको कहते हैं satellite station. The latitude and departure of a line PQ are 78 प्लस में है और ये माइनस में है। तो लैटिट्यूड क्या होता है L cos थीटा, डिपर्चर क्या होता है L sin थीटा। तो अगर लैटिट्यूड प्लस में है और लॉन्गिट्यूड माइनस में है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। लाइन आपका यहाँ पे है, तो होल सर्कल बियरिंग बोल रहा है फाइंड करने। तो अगेन बहुत सिंपल है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिपर्चर डिवाइड बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ पे -45.1 डिवाइड बाय 78 करेंगे तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री आया माइनस का। अब हमें होल सर्कल बियरिंग यहाँ से फाइंड करना है, तो 30 डिग्री फाइंड करना है, 30 डिग्री माइनस कर देते हैं इसमें से, तो होल सर्कल ये आया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे 360 में से, तो क्या आएगा 330 डिग्री।
आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एब्सेंस ऑफ स्फेरिकल एबरेशन। तो जीरो स्फेरिकल एबरेशन वाले को क्या कहते हैं? अप्लेनेटिक लेंस। पी एच नहीं होता, यहाँ पे एच नहीं होता, अप्लेनेशन या अप्लेनेटिक लेंस बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग इन सेलेक्टिंग अ ट्रायंगुलेशन स्टेशन सर्वे स्टेशन इज इंटरविजिबिलिटी एंड वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल किसका होता है? जिसका 30 से कम नहीं हो और 120 से ज्यादा नहीं होएगा, वेल कंडीशन ट्रायंगल तो बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग अ प्लेन टेबल अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। तो हम इसको क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन कहते हैं। होल सर्कल बेयरिंग गिवन है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग कह रहा है, तो होल सर्कल बेयरिंग कहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि 270 से ज्यादा है। तो हमें क्वाड्रेंटल बेयरिंग यहाँ से फाइंड करना है जिससे नजदीक हो। ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कितना डिग्री? 44 डिग्री और 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ 1 डिग्री कर्व ऑफ आर्क लेंथ 30 मीटर। तो आर्क लेंथ 30 मीटर है तो 1719, अगर आर्क लेंथ 20 मीटर होता तो ये आंसर सही होता। ये 20 मीटर के लिए सही है और 30 मीटर के लिए ये सही है। द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इज अप्लाइड टू लेवलिंग स्टाफ। क्या होता है? करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन 1/7 होता है किसका? ये d²/2r किसका है? करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। और करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर होता है माइनस में और करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है प्लस में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाय नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्मर लाइट एयर इन कोल्डर एयर एंड डेंसर सराउंडिंग। 3 टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं। तो नेचुरली वार्म एयर जब राइज होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफी क्या होता है? माउंटेनियस बैरियर की वजह से, जहाँ पे माउंटेन है जैसे हिमालय रीजन में बारिश होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफी। और साइक्लोनिक क्या होता है? हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट जो क्रिएट होता है उसकी वजह से जो एयर लिफ्ट होता है उसको बोलते हैं साइक्लोनिक। एस हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ। दोनों ही ऑब्टेन कर सकते हैं, शॉर्टर से लॉन्गर और लॉन्गर से शॉर्टर। A river has an average surface width given है, length given है। Evaporation measured in vicinity of a river by a US class A pan, यहाँ पे आपको evaporation given है, pan coefficient given है 0.7 और कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन द मंथ ऑफ 30 डेज। 30 डेज वाले मंथ में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेट होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको इवेपोरेशन फिर फाइंड करना है, बाकी आपको इवेपोरेशन कोएफिशिएंट भी गिवन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि टोटल इवेपोरेशन एक मंथ का फाइंड कर लेना है। ये एक दिन का है, वन मंथ का इवेपोरेशन कितना होगा? एक दिन मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम, तो 0.5 इंटू 30, 1 मंथ में 15 सेंटीमीटर इवेपोरेट होगा टोटल वाटर। ठीक है, अब इवेपोरेटेड वाटर टोटल वाटर कैसे हम फाइंड करेंगे? तो E इंटू एल इंटू बी मतलब वॉल्यूम। इवेपोरेशन हमें मिला 0.15 मीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे सबको, इंटू कैचमेंट एरिया कितना है, लेंथ कितना है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 60,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय विड्थ फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 180 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर हो गया 158 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159। फॉर अ गिवन स्टॉर्म द रेशियो ऑफ एवरेज रेनफॉल डेप्थ P एंड द हाईएस्ट रेनफॉल। आप सभी ने डेप्थ एरिया ड्यूरेशन एनालिसिस पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा। P बार इज इक्वल टू होता है P नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस K n। आंसर हो जाएगा बी। अ कर्व विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 आर्क, 2 आर्क है तो कंपाउंड कर्व बोलते हैं, लेकिन कह रहा है कि रेडियस दोनों का सेंटर अलग अलग है, उसको बोलेंगे रिवर्स कर्व। अगर दोनों का सेंटर अलग अलग साइड नहीं होता तो कंपाउंड कर्व कहलाता, अलग अलग साइड है तो उसे बोलेंगे रिवर्स कर्व। ये कुछ ऐसा दिखेगा।
A road is laid in a plain terrain of urban area. डिजाइन स्पीड गिवन है, रेडियस ऑफ कर्व गिवन है, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बोल रहे। देखिए मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बनाना है तो दो तरीके हैं। पहला है वी क्यू बाई सी आर से फाइंड करेंगे हम पहले क्राइटेरिया, और सी फाइंड करेंगे तो सी इज इक्वल टू होता है 80 डिवाइड बाई 75 प्लस आर। तो सी फाइंड करेंगे तो सी आएगा यहाँ पे 0.516, ठीक है 0.516, और जब फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे तो वी क्यू बाई सी आर आएगा, इससे जो आएगा वो आएगा 88 मीटर, 88 मीटर। और दूसरे तरीके से जो फाइंड करेंगे, दूसरा फॉर्मूला क्या है 2/7 वी स्क्वायर अपॉन आर, इससे अगर फाइंड करेंगे तो 72 मीटर आएगा, ठीक है। तो अगर हम डिजाइन कर रहे होते तो मैक्सिमम लेंथ को लेते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि मिनिमम लेंथ बताओ, यहाँ पे आएगा 72 मीटर। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, समिट कर्व इज फॉर्म्ड एट इंटरसेक्शन। समिट कर्व है 3 डिग्री अपग्रेड, ये डिग्री नहीं है, गलत दिया उन्होंने, ये परसेंटेज, 3% अपग्रेड और 5% डाउनग्रेड। डिग्री लेके आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। 5% डाउनग्रेड। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 128 मीटर के लिए लेंथ ऑफ समिट कर्व कितना होना चाहिए? हम सभी जानते हैं NS स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4। अगर लेंथ छोटा है SSD का, क्योंकि इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है कर्व का लेंथ सभी ऑप्शन ग्रेटर देन है 128 से, मतलब ये पहला केस है, इसीलिए NS स्क्वायर बाई 4.4 लगाना है। एन की वैल्यू कैसे लगानी है, तो 3% और 5% में से माइनस का मतलब ये 5, 3 और 8% हो जाएगा, 8%। तो 8% मल्टीप्लाई बाई S128 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4। जो आप इससे फाइंड करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 298 मीटर। याद रखना ये परसेंटेज के फॉर्म में लेने के बाद, अदरवाइज ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, तभी मिलेगा आपको 298। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफॉल ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑक्यूपाइज अकर्स ऑन अ कैचमेंट एरिया। तो रेनफॉल 5 सेंटीमीटर है, हो रहा है कितने कैचमेंट एरिया में, इतने कैचमेंट एरिया में। रन ऑफ कोफिशिएंट गिवन है 0.7 और कह रहा है कि रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट कितना होगा वो बताओ। देखो तो इसमें हम रन ऑफ कैचमेंट एरिया क्या होता है, मतलब अगर हम फाइंड करें तो रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, तो यहाँ पे रन ऑफ फाइंड करेंगे तो रन ऑफ अपॉन रेनफॉल जितना हुआ है, और यहाँ पे आपको रन ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो रन ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0.7 दिया हुआ है, और रन ऑफ, तो रन ऑफ हमें निकालना है, और रेनफॉल हमें गिवन है, तो रेनफॉल को कन्वर्ट कर देते हैं टोटल में। 0.01 एरिया है इंटू 0.05, और इसको किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर स्क्वायर को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रन ऑफ मिल जाएगा। ये मिल जाएगा आपको सी आंसर, 35 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला खाली यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एरिया बिटवीन टू आइसोहाइट, दो आइसोहाइट के बीच में एरिया गिवन है, फिर अगेन दूसरे आइसोहाइट के बीच में एरिया गिवन है, तो कह रहा है कि एवरेज रेनफॉल ओवर 400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बताओ। तो देखो पहला आइसोहाइट का एवरेज क्या आएगा, 35 और 45 का एवरेज 40, और इसके लिए क्या है, कितने एरिया है, 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। दूसरे दोनों का एवरेज कितना आएगा 50, और इसका एरिया कितना है 300, ठीक है। तो 40 इंटू 100 कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करके डिवाइड कर देना है हमें सिर्फ इस एरिया से 400 से, तो आंसर मिल जाएगा 164 का आ जाएगा। जो आप डिवाइड कर दोगे आंसर आएगा बी, मतलब 47.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10-year फ्लड टू अकर एटलीस्ट वंस इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये भी अगेन इजी है। हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं अकर होने का, 1 अपॉन में रिटर्न पीरियड, रिटर्न पीरियड का कितना है इसमें 10 है, तो 0.1 हो जाएगा। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, 1 माइनस टी से, तो 0.9 हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं कि अगले 10 साल में होने की संभावना कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो क्या होता है 1 माइनस क्यू रेज टू पावर n,
1 माइनस 0.9 का पावर अगर आप 10 फाइंड करोगे तो ये आएगा 65.13, मतलब 65% प्रोबेबिलिटी है अगर होने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैप इफिशिएंसी ऑफ अ रिजर्वायर इज अ फंक्शन ऑफ, किस किस का होता है, कैपेसिटी और इनफ्लो रेशियो का। ठीक है, आउटफ्लो का नहीं, इनफ्लो रेशियो का होता है। आइसोप्लेथ आर इमेजिनरी लाइन बिलो विच सोर्स, कह रहा है कि आइसोप्लेथ क्या होता है, इक्वल इवेपोट्रांसपिरेशन का लाइन होता है। फॉर ड्यूटी गिवन है यहाँ पे क्रॉप का, बेस पीरियड गिवन है, डेल्टा निकालना है। हम सभी जानते हैं कि 864 सेंटीमीटर में चाहिए तो इंटू बी बाई डी इज इक्वल टू डेल। बी यहाँ पे 100 है और डी यहाँ पे 864 है। 864 से 864 कैंसल आउट, सिर्फ बी बचा, तो 100 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। पॉइंट्स एक्यूफर क्या होता है कि किसी भी अनकन्फाइंड एक्यूफर के बीच में एक ऐसा रीजन जहाँ पे वाटर थोड़ा स्टोर्ड हो, एक कन्फाइंड एक्यूफर की तरह हो, बट बहुत ही कम एरिया में। तो ये कहाँ पे मिलता है हमें, अनकन्फाइंड एक्यूफर के बीच में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि थ्रू डीएडी एनालिसिस द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ओवर एन एरिया इज 10⁻³ किलोमीटर स्क्वायर ड्यू टू 1 डे स्टॉर्म वाज फाउंड 76.5 सेंटीमीटर। सेम एरिया के लिए हम डीएडी कर्व एनालिसिस में क्या जानते हैं कि अगर हम एरिया के बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, अगर हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे स्टॉर्म का तो भी बढ़ने वाला है। तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डे स्टॉर्म। 1 डे स्टॉर्म और 3 डे स्टॉर्म में कंपेयर करेंगे, 3 डे स्टॉर्म चार्ट आपको ऊपर ही मिलेगा। A direct runoff hydrograph due to an isolated storm was triangular in shape with a base, triangle है, base दिया हुआ 60, peak दिया हुआ 100। If the catchment area is 500 किलोमीटर स्क्वायर, catchment area कितना है 500, इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ द स्टॉर्म, इफेक्टिव रेनफॉल निकालना है। तो देखिए अगेन पहले तो क्या करना है, एरिया, टोटल रन ऑफ के लिए क्या करना है, हमें एरिया फाइंड कर लेना है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 108 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम आ गया। और इफेक्टिव रेनफॉल के लिए क्या करना है हमें, इफेक्टिव रेन के लिए R अपॉन A कर देना है। तो R हमें कितना है पता है, 108 इंटू 10⁵, 108 इंटू 10⁵ और डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना है 500 इंटू 10⁶। जब आप इसको कट करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 2.16। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेन गेज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली इनएक्सेसिबल एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये है रिकॉर्डिंग टाइप, टिपिंग बकेट टाइप, इसको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इसके डेटा को। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स 5 इंडेक्स क्या करता है कि इंटरसेप्शन लॉस, डिप्रेशन लॉस और इनफिल्ट्रेशन तीनों को मेजर करता है। तो कह रहे इसमें से कौन सा सही है, ये सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा चौथा भी सही नहीं है, सिर्फ जो सही है वो है तीसरा, लॉस ड्यू टू इनिशियल एब्जॉर्प्शन इनटू सॉइल। तो ओनली 3 आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डार्सी लॉ। डार्सी लॉ अगर वैलिड है और रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1 है, मतलब लेमिनार फ्लो है, तो फॉर्मूला क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर का, ये पूछा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा वी डी अपॉन न्यू, वही फॉर्मूला है, न्यू यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, और डी यहाँ पे पार्टिकल साइज है। बस आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज वेलोसिटी, मीन पार्टिकल साइज और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। याद रखना यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी या फिर पोर वेलोसिटी नहीं आता, यहाँ पे आता है डिस्चार्ज वेलोसिटी। पोर वेलोसिटी में कैसे, एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी से निकालते हैं। 4 रेनगेज स्टेशन दिया हुआ है, उसका रेनफॉल का डेटा है, और थाइसन पॉलीगन वेट भी दिया हुआ है, वेटेज भी दिया हुआ है। तो कह रहा है एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, बहुत इजी है, वेट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है।
20 इंटू 0.3 प्लस 25 इंटू 0.4, इस तरह सारे वेट को डिवाइड कर देना है फिर लास्ट में सभी वेट के सम से। तो वेट का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसको फाइंड करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। आंसर आएगा 21.2 सेंटीमीटर। द मेथड ऑफ इरिगेशन यूज फॉर ऑर्चिड। तो ऑर्चर्ड के जो पौधे होते हैं उसके लिए बहुत ही फेमस है बेसिन फ्लडिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो मेन रीच है, यहाँ पे ऑर्चिड का एक पौधा है, तो यहाँ तक एक इस तरह से हम रास्ता बना देते हैं कि ये इस ट्री के लिए स्पेशली होगा। फिर अगर यहाँ पे भी है तो सिमिलरली यहाँ से एक डिच बना के इसको हम वाटर सप्लाई करते हैं। तो इस तरह को बोलते, क्या बोलते हैं इस तरह की फ्लडिंग को, बेसिन फ्लडिंग इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए स्टैंडिंग क्रॉप कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज इक्वल टू। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर किसके बराबर होता है, तो लास्ट ऑप्शन सही है। कंजम्पटिव यूज होता है water used by crop in transpiration, evaporation and also the quantity of water evaporated from adjacent soil. Useful storage in a dam reservoir is the volume of water stored between minimum pool level and normal pool level, और नॉर्मल पूल लेवल को हम फुल रिजर्वायर लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनमैन इवेपोट्रांसपिरेशन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। किस पे बेस्ड है, ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर मेथड पे बेस्ड। आंसर हो जाएगा सी, 179 का सी। लास्ट क्वेश्चन, एज अ प्रेसिपिटेशन मेजरिंग डिवाइस साइमन रेन गेज। साइमन रेन गेज कैसा है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है, और ये क्या मेजर करता है, रेनफॉल डेप्थ को। स्नोफॉल भी मेजर कर सकता है, अगर हम ऊपर के फनल को हटा देंगे, स्नोफॉल भी मेजर करता है, बट प्राइमरली रिकॉर्ड करता है रेनफॉल डेप्थ। तो ये था पूरा सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।